नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो चौथा चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता, उसकी बात कर रहे हैं। और अपने जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अपना टॉपिक क्या चल रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र चल रहा है। ठीक है, अपना टॉपिक क्या चल रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र चल रहा है। और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था थोड़ा सा बताता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि अपने क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की वजह से क्या करते हैं, विभव इसका विद्युत धारिता का मान जो है वो ज्ञात करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना होता है और इसे क्या करना होता है, आपको भू संपर्कित करना होता है। और प्लेटों के नाम अपने P1 P2 लेते हैं और इनके मध्य दूरी क्या करते हैं, स्मॉल d लेते हैं। और क्षेत्रफल जो है वो प्लेटों का कितना लेते हैं, a लेते हैं। और अपने क्या करते हैं, धारिता का मान ज्ञात करते हैं। जो अपने कितना आता है वो आता है C = A एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d। ये क्या है, इसके लिए धारिता का सूत्र है। और इस सूत्र में आप देख सकते हो कि ये क्षेत्रफल के समानुपाती है और इनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर आप क्या करते हो, इनके मध्य दूरी कम करते हो तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप लोग क्षेत्रफल को बढ़ा देते हो तब भी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने जितने भी टॉपिक कर रहे हैं उन सब के अंदर आपको सी का ही मान ज्ञात करना है। और सी के लिए आप लोग क्या करोगे, सी के लिए आप लोग फॉर्मूला लिखोगे Q/V। क्या करोगे, C इक्वल लिखोगे Q/V। और V के लिए आप क्या करोगे, आप लोग फॉर्मूला लिखोगे V/D, E = V/D, जिससे आपको क्या मिलेगा, V = E × D मिलेगा। ठीक है, जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे D से। ठीक है, और सबसे पहले आपको किसका मान ज्ञात करना होता है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। तो जितने टॉपिक है उनके अंदर आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना है कि सबसे पहला काम आपका यहाँ क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा काम यहाँ से विभव का मान ज्ञात करना। और तीसरा काम यहाँ से क्या हो जाता है, संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना। जैसे अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी अगर बात करें तो उसके लिए अपने क्या किया था, E का मान अपने ज्ञात किया था। E का मान कैसे ज्ञात किया था, अपने लिखा था σ/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0, जो कितना आया था, σ/एप्सिलॉन 0 आया था। ठीक है, फिर अपने क्या करना था, इसे D से मल्टीप्लाई करके लिख देना था और यहाँ C के लिए इसे रख देना था और आपको क्या मिलता है, C = एप्सिलॉन 0/D मिलता है। ठीक है, यह मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो है, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। E1 को और E2 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, जैसे अगर यहाँ इसके मध्य की बात करें तो ये पॉइंट कोई एक P है, पॉइंट P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये धनावेश है, धनावेश से हमेशा दिशा किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। और इस ओर क्या है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश से दिशा हमेशा किस ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो पॉइंट P पर अगर आप लोग देखो तो E1 की जो तीव्रता है उसकी दिशा किस ओर है, E1 की दिशा इस ओर है। ठीक है, E2 की बात करो, E2 की दिशा भी किस ओर है, इस ओर है। यानी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है, एक समान है। और E1 और E2 की दिशा एक समान होने की वजह से अपने क्या कर दिया है, इन्हें जोड़ दिया है। इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान रखना कि पॉइंट P पर अगर आप लोग देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा और E2 की दिशा क्या है, एक समान है। जैसे यहाँ दिशा जो है वो कौन सी है, P1 से P2 की ओर। प्लेट P1 से P2 की ओर क्या है, इसकी दिशा है। ठीक है, प्लेट P1 से P2 की ओर क्या है, यहाँ इसकी दिशा है। अब आपने क्या कर दिया है, अब आप लोगों ने यहाँ मान रख दिया और इन्हें लगातार सोल्व किया है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम आपका यहाँ क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और तीव्रता के फॉर्मूले जो है वो गाउस के जो नियम वाले अपने चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर अपने तीव्रता के सारे फॉर्मूले निकाल चुके हैं। विभव की अगर अपनी बात करें तो विभव के सारे फॉर्मूले अपने तीसरे चैप्टर के अंदर निकाल चुके हैं। इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, V का मान रखना है। ठीक है, और दिशा वगैरह की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि आपको तो विभव की बात करनी है और विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक यही रहने वाला है, इसी के अपने 6-7 टॉपिक पढ़ेंगे।
तो समांतर प्लेट संधारित्र अपने पढ़ रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अपने देखा कि सी जो है वो क्या आ रहा है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ रहा है, और अंदर से उसे क्या रखा है, अपने खाली रखा है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन 0 वहाँ पर लिखा हुआ है। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने यही टॉपिक करते हैं कि अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान याद करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ बरा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है, जो आप लोग ज्ञात कर चुके हैं, C = एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। परंतु आज अपना टॉपिक क्या है, आज उसी के अंदर अपने क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भर दिया है। यानी आपका जो संधारित्र था, जैसे ये मान लीजिए आपका संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये मैंने आपको बताया है कि मैं इसे ग्राउंड करूं या ना दूं, आपको ग्राउंड हमेशा जरूर करना है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें चाहे इसे ग्राउंड किया हुआ मिले या ना मिले, आपको ग्राउंड जरूर करना है, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार लिखा गया है। तो अब आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भर देना है। यहाँ एप्सिलॉन आर जो पूर्ण रूप से क्या कर देना है, इसके अंदर भर देना है। ठीक है, पेंसिल वगैरह से ये जो अंदर का जो इसका खाना है, इसको आप लोग ब्लैक कर लेना, बता देना कि यहाँ पूर्ण रूप से क्या किया गया है, इसके पराविद्युतांक भरा गया। जैसे अगर छोटा डायग्राम होता है ये प्लस माइनस, जैसे ये संधारित्र होता तो इसे आप लोग क्या करते थे, पेंसिल से पूर्ण रूप से फिल कर देते एप्सिलॉन आर से। ठीक है, ये काम आपको यहाँ करना है। अब देखिए, अब आपका सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा, प्लेटों के नाम लिखना, P1 P2, इनके मध्य दूरी लिखना कितनी है, स्मॉल d है। और इसके अलावा आपको यहाँ क्या करना है, क्षेत्रफल की बात करनी है। वो आप लोग जब थ्योरी लिखो इसकी, तो उसमें लिख देना कि प्लेटें जो ली गई है उनका क्षेत्रफल कितना है, उनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, और प्लेटों के मध्य जो दूरी है उन दूरियों का मान कितना है, स्मॉल d है। ठीक है, विद्युत धारिता का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि प्लेटें P1 और P2 है, इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यानी सबसे पहले आप लोग किसका मान लिखोगे, सबसे पहले आप लोग मान लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसका मान, E का मान। देखिए E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R है। कितना है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R किसका मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। कब, जब इसे पूर्णतः क्या किया गया है, पराविद्युत पदार्थ से भरा गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, और किसके इक्वल, E = Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा जो है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A के इक्वल होता है। सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A के इक्वल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया आपको पता है ना, यहाँ आपने ये लिखा है E = E0 अपॉन एप्सिलॉन R, जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है आपके पास में किनके मध्य, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहाँ से आपने क्या किया है, इसे लिखा है। यानी यहाँ पर एप्सिलॉन R और आ जाता है, E0 का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो E कितना आ जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह आपको याद रखने हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर आपके शुरुआत वाले चैप्टर्स के फॉर्मूले याद नहीं है, तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आप लोगों के लिए चैप्टर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि धारिता जब आप लोग याद कर रहे हो, तो धारिता में आप लोग देख सकते हो आपको विभव की जरूरत पड़ेगी, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको आवेश घनत्व वगैरह जो है उन सब का पता होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ आपने पृष्ठ आवेश घनत्व का मान रखा है सिग्मा = Q अपॉन A का। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, E का मान ज्ञात कर लिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। अब यहाँ आपको किसका मान ज्ञात करना है, अब आप लोग बोलोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध E = V अपॉन D, यानी क्या संबंध होता है इनके मध्य, V = E × D। क्या संबंध होता है, V = E ×
डी। अब आपने क्या किया है, ई इक्वल ई का मान रखो, वी इक्वल ई का मान है क्यू अपॉन ए एप्साइलन 0 एप्साइलन आर इंटू डी। किसका मान है, वी का। और सी किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन वी के। तो यहाँ से क्या कर दोगे आप लोग, लिख दोगे क्यू अपॉन क्यू डी, ये क्यू डी। और जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आएगा क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। और सी किसके इक्वल बचेगा, सी बचेगा ए एप्साइलन 0 एप्साइलन आर अपॉन डी के इक्वल बचेगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले सी का फॉर्मूला लिखा था आपने, अगर तुलना करें तो सी इक्वल यहाँ क्या है, यहाँ है ए एप्साइलन 0 एप्साइलन आर अपॉन स्मॉल डी। और वहाँ क्या आया था, निर्वात के लिए 0 लगा कर लिख रहा हूँ, सी 0 कितना आया था, ए एप्साइलन 0 अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो किसके लिए था, निर्वात के लिए। और ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये किसके लिए है, ये माध्यम के लिए है। ठीक है, अगर प्लेटों के मध्य अपने माध्यम भर दिया जाए एप्साइलन आर, तो विद्युत धारिता का सूत्र बनता है ए एप्साइलन 0 एप्साइलन आर अपॉन डी। ठीक है, सी इक्वल ए एप्साइलन 0 एप्साइलन आर अपॉन डी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, दोनों की अगर तुलना करें, अपनी दोनों की क्या करें, तुलना करें, तो किसका फ़र्क है, एप्साइलन आर का फ़र्क है। यानी यहाँ धारिता जो है वो कितनी गुना ज़्यादा है, एप्साइलन आर गुना ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर प्लेटों के मध्य आप लोग पराविद्युत भर देते हो तो संधारित्र की धारिता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाती है, वो धारिता जो है वो एप्साइलन आर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, कितना गुना धारिता बढ़ती है, एप्साइलन आर गुना धारिता बढ़ जाती है। यही वजह है कि जो संधारित्र की प्लेटें होती है इनके मध्य क्या होता है, इनके मध्य कोई ना कोई पराविद्युत पदार्थ जो है वो भरा रहता है। ठीक है, देखिए संधारित्र की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था संधारित्र क्या होता है, इस तरीके का होता है, ऐसा क्या होता है, संधारित्र होता है। कहाँ देखा होगा आपने इसे, जो पंखे का सेल होता है वही क्या है, संधारित्र है। पंखे का, कूलर का, जो व्हाइट सा कलर का जो सेल रहता है ना, वही क्या होता है, संधारित्र होता है। अगर छोटे उपकरणों की बात करें, जैसे एलईडी वगैरह होती है, उनमें भी आप लोगों ने इसे देखा होगा, परंतु उस संधारित्र को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल छोटा सा संधारित्र होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा संधारित्र। सामान्य अगर आप लोग देखो ना, तो सामान्य एलईडी वगैरह में देखोगे तो आपको ब्लू कलर का, नीले कलर का वो मिलेगा। ठीक है, नीले कलर का मिलेगा। और एक साइड में आपको क्या होगी, एक ब्लैक रंग की हल्की सी पट्टी दी हुई मिलेगी। ठीक है, सामान्यतः बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ब्लू कलर का ही मिले, कुछ एक जगह ब्राउन कलर का भी होता है, अलग अलग कलर का आता है। परंतु ज़्यादातर आप लोग देखोगे ना, तो ज़्यादातर इस तरीके का होता है, एक साइड उस पर पट्टी बनी रहती है ब्लैक कलर की और नेगेटिव लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, नेगेटिव लिखा रहता है उस पर, और बाकी इस साइड क्या किया होता है, कलर किया होता है। वो कैसा भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है। पर सामान्यतः अपने जितने उपकरण देखते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ब्लू कलर का आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ एक एल्यूमिनियम के जैसे आपको इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई मिलती है ऐसे। ठीक है, और दो क्या होते हैं, इसके कनेक्शन के वायर निकले रहते हैं। तो ये क्या होता है, अपना संधारित्र होता है। तो मैं बता रहा था आपको संधारित्र के अंदर पराविद्युत की, तो जो सेल होता है अपने पास में क्या होता है, सेल होता है जो पंखे के अंदर लगा होता है, उसकी अगर बात करें तो उस सेल को अगर अपने क्या करें, तोड़ करके देखें, उस सेल को अगर क्या करें अपने तोड़ करके देखें। ठीक है, देखिए तोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि सेल जो होता है ये आवेश को इकट्ठा करने का काम करता है। जो अपने सेल होता है वो क्या करता है, यानी जो संधारित्र, अब इसे सेल नहीं बोलना है, अब आपको क्या बोलना है, इसे संधारित्र बोलना है। वो तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था, तो जो पंखे में सेल होता है वही क्या है, संधारित्र है। तो पंखे में जो संधारित्र लगा होता है, संधारित्र का काम क्या होता है, आवेश का संग्रहण करना। संधारित्र क्या करता है, आवेश का संग्रहण करता है। तो आप देखोगे कि संधारित्र के दोनों तार अगर अपने आपस में टच करवाते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। एक बार चिंगारी उत्पन्न होने के बाद में दोबारा जब तक उन्हें आप क्या नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे, वो फिर से उत्पन्न नहीं होगी। तो ये क्या करता है, आवेश को संग्रह करने का काम करता है। अगर आप इसे खोल करके देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कोई प्लास्टिक वगैरह का, प्लास्टिक का नहीं सॉरी, आपको कोई कागज़ के जैसा इसके अंदर पदार्थ मिलता है। ठीक है, कागज़ के जैसा आपको क्या मिलेगा,
कोई पदार्थ इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, एक रिबन सा मिलेगा जब आप लोग इसे बाहर निकालते हो तो, ठीक है। कुछ एक संधारित्र आप लोग देखोगे तो उनके अंदर तेल भरा हुआ मिलता है, जैसे तारपीन वगैरह के तेल उनके अंदर भरा हुआ आपको मिलेगा। तो वो सब इसके अंदर क्या होते हैं, वो सब इसके अंदर जो अपने पराविद्युत होते हैं, पराविद्युत उसके अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या भरे रहते हैं, वो सब पराविद्युत पदार्थ जो है वो भरे रहते हैं, ठीक है। क्यों भरे रहते हैं वो आप लोग देख सकते हो, उनका काम क्या होता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देना, ठीक है। संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या है, उसके अंदर जो पराविद्युत पदार्थ है भरा रहता है, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से क्या भरा हो, पूर्ण रूप से प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। बीच में एक टॉपिक इसके आता है, पहले वो कर लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। देखिए वो टॉपिक क्या है, ये जो नोट्स में आप जब इस टॉपिक को देखोगे, जस्ट इससे पहले दिया मिलेगा आपको, वो टॉपिक है संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के मध्य पराविद्युत की उपस्थिति का प्रभाव। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव, या ये लिख सकते हो आप लोग पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत की उपस्थिति का प्रभाव, ठीक है। अब अपने इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य पराविद्युत की उपस्थिति का प्रभाव देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आप इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हो, ठीक है। और फिर अपने क्या कर देते हैं, जैसे प्लेटों का नाम लिखें P1 और P2, मध्य दूरी वगैरह लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो। और ये प्लेट धनात्मक है, ये प्लेट जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। कुछ एक प्लस माइनस और बना लेना, और अपने क्या कर देते हैं, इसके मध्य इस तरीके से एक पराविद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप लोग इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगाते हो तो विद्युत क्षेत्र E0 जो है, यानी जब इसके अंदर निर्वात होता है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। आपको पता है निर्वात के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, चाहे वो माध्यम होता है तब भी वही आती है, प्लस से माइनस की ओर, देखना। तो E0 जो है इसकी दिशा कहाँ है, प्लस से माइनस की ओर। ये जो P1 से P2 की ओर, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब देखिए ये जो आपने पराविद्युत भरा है, तो इनके अंदर जो पराविद्युत पदार्थ है, इनके अणुओं का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। अणुओं का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ये अपने पढ़ चुके हैं ऐसा ध्रुवण के बारे में। तो जो प्लस वाला सिरा है, जो प्लस वाला सिरा है उस ओर माइनस आ जाता है, और जो माइनस का सिरा है उस ओर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इस ओर माइनस आ जाएगा और इस ओर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जो पराविद्युत पदार्थ है इसके मध्य भी क्या हो जाएगा, इसके मध्य भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, EP वेक्टर होगा। और उसकी अगर दिशा देखोगे तो वो क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर ही होगी, परंतु अगर इसके सापेक्ष देखो तो उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। किसके, जो निर्वात के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसकी दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो E0 की दिशा ये है और EP की दिशा ये है। अब देखिए अगर अपने E0 की बात करें तो E0 वेक्टर जो है, यह सीधा लिखता हूँ, E0 जो है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। EP कितना है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 है। तो E0 जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, EP जो है वो कितना है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 है, ठीक है। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसकी वजह से, निर्वात की वजह से, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP ये सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 है। सिग्मा P क्या है, सिग्मा P आपके पास में जो पराविद्युत है उसके लिए आवेश घनत्व है। सिग्मा P पराविद्युत के लिए आवेश घनत्व है, और सिग्मा इन प्लेटों के लिए, ये जो प्लेट है इनके लिए सिग्मा, और ये जो पराविद्युत है इनके लिए आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा P है। अब देखिए दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा, E0 की दिशा और EP वेक्टर की दिशा आप लोग देख सकते हो, दोनों दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E0 में से EP को घटाना पड़ेगा, यानी E क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा।
तो ई किसके इक्वल, देखिए यहाँ से एप्सिलॉन 0 एलसीएम सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसे मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अपने पास में क्या है, कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके मध्य अपने क्या कर दिया है, माध्यम भर दिया है। तो माध्यम के लिए अगर सीधा सूत्र निकालते, माध्यम के लिए क्या करते हैं, सीधा सूत्र निकालते, तो वो सूत्र क्या बनता, यानी ये सूत्र ऐसे नहीं निकाल करके सीधा देखते तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, E0 अपॉन एप्सिलॉन R होता है, यानी ये कितना होता है, ये होता है E इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, यानी E0 जो है वो किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल है। ये यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, यानी E इक्वल E0 अपॉन एप्सिलॉन R, तो E किसके इक्वल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के इक्वल। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को अगर एक बराबर रखा जाए, यानी 1 और 2 को दोनों ही किसके मान है, तीव्रता के मान है, तो दोनों को बराबर रख दो, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। सिग्मा से ये एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाता है और आपके पास में बचता है, अगर नीचे लिखूं तो मैं आपको शायद देखिए आगे लिख देता हूँ, आपके पास में बचता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी और किसके इक्वल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R के इक्वल। देखना सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। यहाँ से सिग्मा पी का मान अगर ज्ञात करें तो सिग्मा पी को इस ओर ले जाओ और इसे इस साइड ले आओ, ये बनेगा आपके पास में, यहाँ से सिग्मा को कॉमन लो और क्या बनेगा 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R, और समीकरण नंबर लगा देता हूँ इसे 3। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, देखिए यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R और सिग्मा पी इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R, सिग्मा पी इक्वल सिग्मा 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R। कुछ एक बातें टॉपिक के बारे में अपने करते हैं। यहाँ देखिए ये जो मान आया है या इस मान को आप लोग देख सकते हो, इन दोनों मानों को देखिए, इस मान को देख लीजिए आप लोग, समीकरण 2 वाले को, समीकरण 2 का जो मान है वो मान देखिए और एक आप लोग इस मान को देखो, इन दो मानों की तुलना करो आप लोग, इसे मैं समीकरण स्टार और इसे समीकरण 2, समीकरण स्टार और 2 की बात करें तो लिख करके बता रहा हूँ सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एप्सिलॉन 0 और इसके लिए कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। दोनों को देखो, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कब है, ये तब है जब दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, निर्वात है। निर्वात के समय किसका मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। और ये कब मान है, ये तब मान है जब दोनों प्लेटों के मध्य अपने एप्सिलॉन R जो है यानी पराविद्युत जो है वो क्या कर दिया है, भर दिया है। तो E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R कब है, जब प्लेटों के मध्य आपने क्या कर दिया है, पराविद्युत भर दिया है। और ये कब है, जब प्लेटों के मध्य क्या है, निर्वात है। दोनों की तुलना करके आप लोग देख सकते हो कि जब दोनों की तुलना की जाती है तो यहाँ ये जो मान लिखा गया है, ये मान यानी ये जो मान है ये कुछ इस तरीके का मान नहीं है क्या, है ना, यानी ये मान और ये मान, तो इसमें से ये मान जो है नीचे वाला ये कम है, कितना गुना कम है, एप्सिलॉन R गुना 1/एप्सिलॉन R गुना कम है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण में एप्सिलॉन R का क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, इसलिए ये मान क्या है, कम है और ये मान क्या है, ज़्यादा है। जब E का मान कम है तो सीधी सी बात है कि V का मान भी क्या होगा, कम होगा। V का मान क्या होगा, कम होगा। तो C इक्वल Q अपॉन V से V का मान कम करने पर धारिता C का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि अपने पराविद्युत भर करके क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को कम, जिससे क्या होगा, विभव कम, और उससे क्या होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। और ये आपके पास में संधारित्र का सिद्धांत भी है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि आप लोग बिना आवेश को बदले, बिना आवेश को कम किए, यानी आवेश को नियत रखते हुए और विभव को कम करके ये धारिता का मान बढ़ाना ही क्या कहलाता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। सिर्फ समांतर प्लेट का ही नहीं, सभी संधारित्रों का यही सिद्धांत है, क्या, आवेश को नियत रखना, विभव को कम करना और धारिता के मान को बढ़ा देना। और ऐसा यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अपने आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं।
ये जो मैंने आपको बात बताई है ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसी टॉपिक के बारे में है, और लगभग इस लाइन के बाद में आपको ये सारी बातें जो है वो लिखनी है। मैं कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर रहा था तो यहाँ तक ले गया, और अब आप लोग ध्यान रखना ये सारी बातें आपको इसके साथ में लिख देनी है, ठीक है। नोट्स में लिखी हुई है, देख लेना वहाँ। तो ये आपके पास में क्या है, सिग्मा पी का मान। अब देखिए आप लोग जानते हो ध्रुवण सदिश पी वेक्टर, ध्रुवण सदिश पी वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन 0 काई ई के बराबर होता है। P इक्वल एप्सिलॉन 0 काई ई जो है वो क्या होता है, बराबर होता है इसके। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि E जो है, E का मान कितना है, एप्सिलॉन 0 काई ई, E का मान समीकरण 2 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r है। 2 से कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r है। किसका मान है, P का मान है, और ये मान बराबर होता है किसके, सिग्मा P के। यानी ध्रुवण सदिश जो है वो किसके बराबर होता है, पराविद्युत जो होता है उसके लिए जो आवेश घनत्व होता है उसके क्या होता है, ये बराबर होता है। यानी P जो है वो किसके बराबर है, सिग्मा P के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाता है, और ये आपके पास में बच जाता है काई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। किसके इक्वल है, देखिए सिग्मा P, ये मान सिग्मा और 1/1 माइनस 1/एप्सिलॉन r के इक्वल है। यहाँ से देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो काई ई और एप्सिलॉन r बराबर 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r, ठीक है। ये आपके पास में सूत्र बनता है। इस सूत्र के अंदर अगर आप लोग क्या करते हो, एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर देते हो, इस सूत्र को क्या कर देते हो, एप्सिलॉन r से गुणा कर देते हो, या इसे इस ओर ले जाओ, इसे आगे ले जाओ, तो ये बनता है काई ई इक्वल एप्सिलॉन r 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r। क्या बनता है, काई इक्वल एप्सिलॉन r और 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r बनता है, ठीक है। देखिए आप लोग आगे से क्या बनता है, ये बनता है काई इक्वल एप्सिलॉन r 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r। अब इस एप्सिलॉन r को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या बनेगा, काई ई एप्सिलॉन r और माइनस का 1, या आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। आगे लिख रहा हूँ मैं फिर इसके, ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ लिख दूँ तो इस सूत्र को यहाँ लिख रहा हूँ, काई ई इक्वल एप्सिलॉन r माइनस का 1, या फिर एप्सिलॉन r इक्वल 1 प्लस काई। एप्सिलॉन r किसके इक्वल है, 1 प्लस काई ई के इक्वल है। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में जो विद्युत प्रवृत्ति है और जो एप्सिलॉन r है उनके मध्य संबंध है, ठीक है। विद्युत प्रवृत्ति और एप्सिलॉन r के मध्य संबंध क्या है, एप्सिलॉन r इक्वल 1 प्लस काई ई है, ठीक है। एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस जगह की बात करें और आप लोग नियतांक इसे नहीं लगाते हो, आप लोग सिर्फ क्या लिखते हो, आप लोग लिखते हो P इक्वल काई ई। अगर आप लोग ऐसा लिखते हो तो ये काई जो है फिर किसके इक्वल लिखना पड़ेगा आपको, एप्सिलॉन 0 और काई ई के इक्वल लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, कौन, एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक टर्म एक्स्ट्रा कौन सी आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 आ जाएगी। इस सूत्र में एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेना जो मैंने सामने किया है, ठीक है। क्योंकि विद्युत प्रवृत्ति जो होती है वो अपने पास में काई ई होती है, और ये एक किस प्रकार की राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, ठीक है। इसके बारे में बुक में आप लोग देखोगे क्या लिखा गया है कि ये किस प्रकार की राशि है, एक विमाहीन राशि है। आप लोग विमा निकाल करके इस सूत्र की वैधता को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि ये सूत्र सही है या गलत है। कैसे देख सकते हो, आप लोग काई ई जो है इसकी विमा निकाल लेना, और साफ साफ बताया गया है कि काई ई विद्युत प्रवृत्ति जो है किस प्रकार की राशि है, एक विमाहीन राशि होती है, ठीक है। विमा निकाल करके आप लोग देख लेना। अब देखिए अपने फिर से मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ इसके अंदर कि अपने क्या क्या देखा है। अपने पराविद्युत की उपस्थिति का प्रभाव इसके अंदर देख रहे हैं। यहाँ आपने लिखा है E0 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ लिखा है EP इक्वल सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा P क्या है, सिग्मा P पराविद्युत के अंदर पराविद्युत के अंदर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है, पराविद्युत के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व है। और ये किसके लिए, ये संधारित्र जो है, समांतर प्लेट संधारित्र, उनकी प्लेटों के लिए पराविद्युत का मान है। फिर देखिए ये विद्युत क्षेत्र की वजह से और ये पराविद्युत की वजह से दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, तो दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, और ये क्या आ गया, E का
मान आ गया। फिर ये तो अपने वही फॉर्मूले जो अपने पहले काम में लिए, और इस सूत्र को और इसको बराबर रखने पर आपके पास में ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? सिग्मा पी इक्वल सिग्मा 1 माइनस एक एप्सिलॉन आर। और ये जो सूत्र है किसके बराबर होता है? जो ध्रुवण सदिश पी होता है उस ध्रुवण सदिश पी वेक्टर के बराबर होता है। अगर इसे बराबर रखा जाए तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन आगे पहुंचती हुई कहाँ पहुंच जाती है? इस जगह एप्सिलॉन आर इक्वल 1 प्लस काई ई, या आप क्या लिख सकते हो? काई इक्वल एप्सिलॉन आर माइनस का 1। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बचे हुए टॉपिक इसके देखेंगे।